हेलो 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 हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? बढ़िया हो सारे? तंदुरुस्त हो? कुछ ही घंटे बाकी हैं बस तुम्हारे सीएस बनने में, कुछ ही घंटे बचे हैं बस तुम्हारे सीएस बनने में। पानी पिलाइए प्यासे को सुबह शाम जी, ओ भूखे को खाना खिलाइए। पानी पिलाइए प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तेरी जरूरत है ओ, तू ही मान मूरत है ओ, तेरी जरूरत है ओ, तू ही मान मूरत है ओ। सीता माँ की बातें बताइए, लोरियां सुनाइए, कराइए सैर चारों धाम की। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। घंटे बचे हैं तुमरे सीएस बनने में, तुम सब सीएस बनने वाले हो जी। नाम के आगे सीएस तुम सब लिख डालोगे। सीएस श्रुति हो या सीएस राहुल, चाहे सीएस प्रीति वंदना, सीएस रोहित, चाहे सीएस अभिषेक हो, चाहे सीएस रश्मि। ओ माय गॉड। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए जी। तो फाइनली 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 एक क्लास हमारी आईबीसी की बची हुई थी, उसके लिए आज मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक तो फास्टैग सीआरपी, अच्छा वैसे सीआर वाला आईबीसी हमारा सारा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। आज हमारा लेक्चर नंबर 44 है। जिनको नहीं पता बता दूं, 43 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जिसमें हमने आईबीसी की बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश की है रिवीजन करने की। और दो चीज़ें मैंने आपको दे दी थी, एक तो आईबीसी की समरी बुक आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आईबीसी की समरी बुक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी थी। दूसरा, जितने भी आईबीसी के केस लॉस थे, जितने भी आईबीसी के केस लॉस थे, उसका बुक बना के, मतलब पीडीएफ फॉर्म मान लो, वो बुक बना के भी मैंने उस ग्रुप में डाल दिया था। तो दो चीजें मैंने आपसे वादा की थी, वो मैंने आपको दे दी थी, ठीक है। फिर एक बच्चे ने कहा था कि सर रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी वाला एक चैप्टर है आईबीसी में, वैसे वो सीआर के अंदर भी हमने कवर किया था, तो वो एक बार हमें रिवीजन करवा दो, चाहे वो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी होता है, एक बार ना गो थ्रू हो जाएगा ना, तो हमें वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो एक तो वो चैप्टर आज हम रिवाइज कर लेंगे। दूसरा, फास्टैग सीआरपी। वैसे फास्टैग सीआरपी के अंदर कुछ खास है नहीं, जो सीआरपी है ना, ये मान लो वही फास्टैग सीआरपी है। जितने डेज तुमने वहां पर पढ़े हैं, अप्रोक्सीमेट हाफ डेज बस यहाँ पे कैलकुलेशन है, बाकी सभी चीजें वही तुम्हें देखने को मिलेंगी जो तुमने नॉर्मल सीआरपी के अंदर पढ़ी थी। एक बार उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा सीआर वाला आईबीसी तो पहले ही खत्म हो चुका था, इलेक्टिव वाला आईबीसी भी आज हमारा खत्म हो जाएगा। सर कैसी बात कर रहे हो? आपने कहा था सारा आईबीसी कराऊंगा, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 कहां पर है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसकी 9 घंटे की मैराथन ऑलरेडी, उसका लिंक आपको मैंने बहुत पहले ही शेयर कर दिया था। याद करो, जब मैं बीच में छुट्टियों पर गया था तो मैंने कहा था कि वो मैराथन देख लेना, नहीं तो मैं ग्रुप में दोबारा से वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं फिर दोबारा से वो लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू भी आप उसकी रिवीजन कर सकते हो। 9 घंटे में तीनों पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से मैंने रिवाइज करवाने की कोशिश की है, तो उसके आपके तीनों के तीनों पार्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा 140 मार्क्स का आईबीसी पूरा का पूरा यहां पे रिवाइज हो जाएगा। जी, क्या बात समझ में आ रही है? एक सेशन मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा,
एक सेशन मैं कोशिश करूंगा लेने की। आज हमारी 2 दिसंबर है, तो मैं कोशिश करूंगा 7 या 8 दिसंबर को, जैसे मेरे को प्लान कर लगता है, कि जो जो सीआर के इंपॉर्टेंट केस लो आपके सप्लीमेंट में दिए हुए हैं, तो वो केस लो भी मैं तुम्हें करवा दूंगा। हो सकता है उसमें से भी तुम्हें कुछ केस लो देखने को मिल जाए, तो वो केस लो भी हम डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए निश्चिंत हो जाना। ठीक है, तो आज हमारी आईबीसी की लास्ट क्लास होने वाली है। जो हमने इतनी लंबी मुहिम स्टार्ट की थी, मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे इतना लंबा चौड़ा आईबीसी मैंने कराया है। ठीक है, और मेरे मन में इस बार आया था कि मेरे को आईबीसी अच्छे से कराना है, तो मोटा मोटी अगर आप देख के चलोगे 44 सेशन और 9 घंटे, अप्रोक्सीमेट 53 या 54 आवर्स में हमने पूरा आईबीसी रिवाइज किया, जिसमें कई बार तो रेगुलर बैच लोगों के खत्म हो जाते हैं। हमने रिवीजन की है 54 आवर्स की, पूरा यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हो जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आना जी, इधर देखो ध्यान से। तो एक तो ये टॉपिक था रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी वाला। ठीक है, इसके नोट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने यहाँ पर बनाए हैं। वैसे अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो भी खुद भी आपको समझ में आ जाएंगे, बट एक बार मैं तुम्हें फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि तुम्हें वो चीज़ें समझ में आए। एक तो ये हो गया, और एक फिर आपका फास्टैग सीआरपी वाला टॉपिक हो गया, एक फटाफट से हम वो भी देख लेंगे। पहले ऐसा करते हैं, पहले रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी वाला पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये सीआर वाले आईबीसी के अंदर भी है, ये इलेक्टिव वाले आईबीसी के अंदर भी है, और इवन ये टॉपिक ऑलमोस्ट सीआर के अंदर भी है। मतलब ऐसा सा टॉपिक जो है वो सीआर के अंदर भी तुम्हें देखने को मिलेगा जी। ठीक है, चलो अब एक बार इस चैप्टर का ना पहले थोड़ा बेस समझ लो। रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? देखो, नाम से ही क्लियर है कि कंपनी को रिजोल्व करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें इस टॉपिक में तुम्हें देखने को मिलेंगी। याद है मैंने कहा था एक कंपनी में ना 2 केस होंगे, या तो उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी को हम रिजोल्व करेंगे, या अगर वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्व नहीं होगी तो फिर वो कंपनी वाइंड अप होगी। 2 ही तो केस होंगे, या तो उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करेंगे, अगर उसकी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व नहीं होगी तो फिर उस कंपनी को हम क्या करेंगे, वाइंडिंग अप करेंगे। यही 2 चीजें होंगी। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, उस कंपनी को रिजोल्व करना। जब उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होते हैं ना, वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज बना के देते हैं कि हम इस कंपनी को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। मतलब जो ये कंपनी की इंसॉल्वेंसी है, इसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, इसलिए वो रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज बना के देते हैं कि हम किस तरह से इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व कर पाएंगे। तो आओ जी, अब एक बार यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पे जी, व्हाट हैपन व्हेन ए कंपनी कैन नॉट पे इट्स डेट। क्या होता है जब कंपनी कोई डेट पे करने के लायबल नहीं हो पाती है? तो भैया पहला काम तो होता है उस कंपनी को सेव करने की कोशिश करते हैं, सीआरपी हो गया। ठीक है, अगर सीआरपी फेल हो गया तो फिर कंपनी को क्या करेंगे, लिक्विडेशन में लेके जाएंगे। और आईबीसी अप्लाई कब होता है, जब डिफॉल्ट 1 करोड़ से ऊपर का होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन का मेन होता है कंपनी को बचाना। कंपनी को बचाना कैसे भी करके बचाना, चाहे कंपनी के स्ट्रक्चर में चेंज करके बचाना, चाहे कंपनी की ओनरशिप में चेंज करके बताना। ठीक है, अच्छा अब रेजोल्यूशन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो भैया मर्जर हो गया, अमलगामेशन हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट में चेंज करना हो गया, एक्विजिशन, डीमर्जर, स्लम सेल, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, ये सभी तरीके होते हैं एक कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने के, और इसी को ही रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी कहते हैं। यही हमारी रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी है। उसके बाद देखो कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, मतलब नए शेयर इशू करना, पुराने शेयर को कैंसिल, याद है वो बायबैक हो गया। ठीक है ना, बायबैक हो गया, आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। तो ये भी कंपनी के रेजोल्यूशन के तरीके ही हैं, और ये मैंने कहाँ किए थे, याद करो सीआर के टॉपिक में चैप्टर 1 में किया ना था, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग वाला जो हमने टॉपिक किया था, वही बातें यहाँ पे हैं। उसके बाद एनी अदर मेथड हो सकते हैं कंपनी को रिवाइव करने में, और अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो फिर कंपनी कहां जाएगी, लिक्विडेशन। अब सीआरपी काम कैसे करता है, पहले तो सीआरपी शुरू होता है, मतलब सीआरपी स्टार्ट होता है, फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है, रेजोल्यूशन प्लान्स को इनवाइट करता है, और फिर प्लान जो आएंगे, याद है वो सेक्शन 32 की सारी कंडीशन वो सेटिस्फाइड करेंगे। फिर वहां पे सीओसी बनती है, सीओसी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करती है, फिर फाइनली एनसीएलटी अप्रूव करती है, और तब जाके वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है। अब रिस्ट्रक्चरिंग के तरीके क्या क्या होते हैं जी,
याद करो ये बात आपने सीआर के अंदर ही पढ़ी होगी। रीस्ट्रक्चरिंग के तरीके क्या होते हैं? डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना, कि कई बार क्रेडिटर कहते हैं हम अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अभी बात हुई थी मेरे ख्याल से, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई थिंक वोडाफोन के अंदर, वोडाफोन आइडिया के अंदर अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया, तो गवर्नमेंट के पास कई शेयर आ गए हैं। तो एक्चुअल में वो क्या है? वो रीस्ट्रक्चरिंग का टूल्स ही तो है कि चलो तुम हमारे पैसे नहीं दे पा रहे, तुम अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो, सिंपल सी बात है। अगर तुम पैसे नहीं दे पा रहे तो अपनी कंपनी के शेयर्स हमें दे दो, क्लेश खत्म करो। तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। फिर फ्रेश सिक्योरिटी इशू करके कंपनी क्या करती है? कंपनी कई बार नए शेयर फिर क्रेडिटर्स को इशू कर सकती है। उसके बाद जो पुराना डेट है वो छोड़ सकती है, या जो इंटरेस्ट रेट मान लो 9% है उसको 7% कर दिया, ठीक है, ताकि वो बंदा जल्दी पैसे चुका पाए, या 5% कर दिया। मॉडिफिकेशन किसमें? इंटरेस्ट में जी। फिर व्हाट अबाउट द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी होती है? जो डेट एक्वायर कर लेती है। जो क्या कर लेती हैं? डेट एक्वायर कर लेती हैं। देखो यहाँ पे एआरसी आर क्रिएटेड अंडर सारफेसी एक्ट। अब ये सारफेसी एक्ट में होती हैं एआरसी, याद है आपको? मैंने पहले भी कहा था कि अगर मेरे को अपना डेट बेचना है तो डेट में किसको बेचता हूँ? डेट बेचता हूँ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, और वो थोड़ा सा कम प्राइस पर बेच देता हूँ जी। एक मैंने कहा था रिकोर्स बेसिस, नॉन रिकोर्स बेसिस हो गया, फैक्टरिंग, अगर आपको याद आ रहा फैक्टरिंग वाला कॉन्सेप्ट, वही बात यहाँ पे। एआरसी क्या करते हैं? देखो लिखे ना, बाय द बैड लोन ऑफ द कंपनी फ्रॉम बैंक, डिस्कस द रीस्ट्रक्चर ऑफ द लोन विद द कंपनी, दिस हेल्प फास्टर क्लीनिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट। वर्ड सारफेसी एक्ट अलाउ लेंडर एआरसी टू डू। अब सारफेसी एक्ट क्या कर अलाउ करता है एआरसी को? अंडर सारफेसी बैंक एंड एआरसी कैन क्या कर सकते हैं? टेक कंट्रोल द बोरोर मैनेजमेंट। जो बोरोर की मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं डेट बाय करूंगा तो कंट्रोल भी तो मैं ही करूंगा। फिर यूज दिस पावर इवन ड्यूरिंग सीआरपी। अब इस पावर को सीआरपी के अंदर भी वो यूज कर सकते हैं। वाई वर एआरसी क्रिएटेड? एआरसी क्रिएट क्यों किया गया था? तो सारफेसी एक्ट क्रिएटेड एआरसी मेनली सो दैट बैंक कैन सेल देयर एनपीए टू एआरसी, एआरसी देन ट्राई टू रिकवर और रीस्ट्रक्चर दीज लोन। अर्लियर एआरसी वर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग एल्स विदाउट आरबीआई परमिशन, बट अब ऐसा नहीं है, अब यहां पे एआरसी कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन, इफ एआरसी बिकम ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड इट्स प्लान इज अप्रूव, अगर उसका प्लान अप्रूव हो जाता है, इट कैन नॉट कीप मेजर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द कंपनी मोर देन 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर एआरसी मस्ट रिड्यूस इट्स कंट्रोल। और 5 साल तक एआरसी को कंट्रोल मिलेगा, उसके बाद फिर एआरसी को अपना कंट्रोल लूज करना पड़ेगा। जैसे याद नहीं आपने वो टेक ओवर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, टेक ओवर के अंदर होता है कि हमें अपना क्या नाम होता है, टेक ओवर की रेगुलेशन नहीं होती कि अगर मान लो इतने से, अगर मेरे इतने परसेंट से अगर ऊपर शेयर हो गए तो फिर कंपनी को ऑफर निकालना पड़ता है, ठीक है, मतलब इतने परसेंट से आप ऊपर शेयर नहीं रख सकते, आपको फिर अपने शेयर खत्म मतलब कम करने पड़ते हैं। वही सेम बात यहाँ पे निकल कर कि अगर एआरसी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कितना पॉइंट हो गया तो 5 साल तक वो कंपनी को कंट्रोल कर पाएगा, उससे ऊपर वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको अपने वोटिंग राइट जो है वो रिड्यूस करने पड़ेंगे। व्हाट कैन ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट डू? अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या कर सकता है? whoever become the resolution applicant, ARC और any other, कोई भी जो resolution applicant बन रहा है क्या कर सकता है? can restructure the company। कैसे? using financial और operational restructuring methods such as मैनेजमेंट को चेंज करना, डेट को कम करना, लोन टर्म को एक्सटेंड कर देना, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना, एसेट बेच देना, रीऑर्गेनाइजिंग बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करना, इंप्रूविंग ऑपरेशन। आईबी से डज नॉट द लिमिट मेथड, द एप्लीकेंट कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन दैट फाइल द कंपनी रिजर्वेशन। ऑब्वियसली बात ये निकल के आ रही है कि कंपनी को हमें रिवाइव करना है, बस मेन पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि कंपनी को हमें रिवाइवल करना है, कंपनी को हमें बंद नहीं करना, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। कंपनी को बंद करना हमारा मोटिव नहीं है। अब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग किसे कहती हैं? अब ये पॉइंट हम सीआर के अंदर पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा सीआर का पहला चैप्टर इस बेस के ऊपर है, याद है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कंपनी की मैनेजमेंट हो गया, कंपनी की ओनरशिप होगा, कंपनी के स्ट्रक्चर में चेंज करना, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग करना, किसकी? कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग करना। तो उसने देखो यहां पर जी, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मींस चेंजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग ए कंपनी स्ट्रक्चर, एसेट, बिजनेस, फाइनेंस टू मेक इट्स हेल्दियर एंड मोर एफिशिएंट। आपको मैंने उस टाइम भी कहा था सीआर के अंदर भी, जब तक एक कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेगी तब तक एक कंपनी आगे ग्रो नहीं कर सकती।
एक कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग करनी बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? इट हेल्प, अब ये कंपनी की हेल्प किस में करता है? लॉस कम से कम हो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में, कंपटीशन मैनेज करने में, क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करना, फिर जॉब को प्रोटेक्ट करना और अवॉइड लिक्विडेशन। अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लिस्ट व्हाट ऑल ए रेजोल्यूशन प्लान कैन इंक्लूड टू रिवाइव ए स्ट्रेस कंपनी। दिस एम द मैक्सिमाइज ऑफ द वैल्यू एंड रिवाइवल ऑफ द कंपनी। Simple explanation of each measure under Regulation 37. I am breaking each clause into simple one paragraph. इसका मतलब क्या? देखो अब किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। पहली बात, आपने एसेट ट्रांसफर कर दी, अब सारी एसेट ट्रांसफर कर दिया, कुछ एसेट ट्रांसफर कर दी ताकि कंपनी का रिवाइवल अच्छे से हो सके, कुछ एसेट्स को आपने डायरेक्टली सेल कर दिया। फिर रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू मर्जर अमलगामेशन। आपने क्या किया? आपने एसेट डायरेक्टली नहीं बेची, आप कंपनी को मर्ज करना चाह रहे हैं, आप कंपनी को मर्ज करेंगे, आप कंपनी को डीमर्ज करेंगे, ठीक है जी, आप कंपनी का अमलगामेशन करेंगे। फिर सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, मर्जर विद अदर्स, अनदर कंपनी और इन्वेस्टर कैन टेक मेजर ओनरशिप ऑफ द डेटर कंपनी और टू कंपनी में बी कंबाइन क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी। फिर कैंसलेशन और डीलिस्टिंग द शेयर्स। भाई अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, आपको लग रहा है कि लिस्टेड केस रेगुलेशंस बहुत सारी हैं, आपको कंपनी को डीलिस्ट करवाना है, उससे कंपनी अच्छे से रिवाइव हो सकती है, आप वो भी कर सकते हो। मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जी, द प्लान में चेंज और सेटल द सिक्योर्ड लोन, फॉर एग्जांपल रिलीजिंग ए मॉर्गेज, रिड्यूसिंग सिक्योरिटी वैल्यू और एग्रीइंग द न्यू टर्म्स विद द लेंडर। ये काम भी आप कर सकते हो। आगे फिर क्योरिंग और वेविंग ब्रीचेस, मतलब जो आपने कोई कंडीशंस वॉयलेट की है, जो आपने कोई कंडीशन वॉयलेट की है, इफ द कंपनी हैज वॉयलेट लोन कंडीशन अर्लियर द रेजोल्यूशन प्लान में करेक्ट द ब्रीच और वेव द डिफॉल्ट टू गिव द कंपनी फ्रेश स्टार्ट। याद है पॉइंट हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर भी किया था, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। कहते ना कि पास्ट भूल जाओ, पास्ट में क्या हुआ था, जो गलतियां हो गई वो माफ करो, आगे से हम गलती नहीं करेंगे। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। रिडक्शन इन ड्यूज टू क्रेडिटर्स, द अमाउंट पेबल टू लेंडर्स कैन बी रिड्यूस बिकॉज द कंपनी कैन नॉट रीपे एंटायर अमाउंट, दिस इज कॉमनली कॉल्ड हेयर कट। इसको हेयर कट कहते हैं और एक क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के अंदर भी बना था, अगर आपने लास्ट एग्जाम दिए थे जून के अंदर, और पहला क्वेश्चन था हेयर कट क्या होता है, जिसमें क्रेडिटर्स अपना शेयर कम कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो जो ऑब्वियस ही बात है ना, मैंने तुम्हें 100 रुपए लेने थे, मैंने कहा चलो 50 रुपए दे देना, तो 50 रुपए का हेयर कट मैं सहन कर लूंगा, इसको हेयर कट बोलते हैं। उसके बाद चेंजिंग द लोन टर्म्स, अब लोन टर्म्स को भी चेंज कर सकते हैं। भाई 15 साल का है, 20 साल में दे दूंगा, ठीक है, 12% 8% इंटरेस्ट दे दूंगा। फिर अमेंडमेंट ऑफ कंपनी डॉक्यूमेंट्स, आप कंपनी के एमओए एओए के अंदर अगर कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन है, आप उसको भी अमेंड करवा सकते हो। फिर इश्यूएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी, कंपनी जो है वो नए शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड इशू कर सकती है ताकि उसके पास कैश आए, ठीक है, और कैश आएगा तो कंपनी अच्छे से और रिवाइव हो जाएगी। या फिर जो क्रेडिटर्स का डेट है उसके बदले में शेयर इशू कर सकती है, या एसेट के बदले में शेयर इशू कर सकती है, और एनी अदर पर्सन। अब दिस हेल्प रिड्यूस डेट और रेज फ्रेश फंड। अब चेंज इन गुड्स और सर्विसेज, द कंपनी में चेंज व्हाट इट मेक और सेल, शिफ्टिंग टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर मोर प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल। फिर वो कह रहे हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब कंपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में चल रही है। और ऑब्वियस ही बात है, कल की बात है, कल मैं सुन रहा था, जो भी उसने, कौन है यार वो जो ट्विटर का ओनर है, नाम नहीं आ रहा दिमाग में, एक्स, जिसका नाम पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, अरे यार क्या नाम है उसका, ट्विटर का ओनर, यार नाम दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, शक्ल दिमाग में आ गई है, नाम नहीं आ रहा, एक्स कंपनी, यार दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, हाँ इलोन मस्क है भाई साहब, दिमाग खराब, इलोन मस्क। अब इलोन मस्क ने अभी लेटेस्ट में ना इंटरव्यू दिया है, आप यूट्यूब पे जाके देखना है, गूगल पे सर्च करना। वो कह रहा है अगले आने वाले 10-15 साल के बाद
आपके लिए जॉब करना ऑप्शनल हो जाएगा, मतलब आप जॉब नहीं भी करोगे ना तो भी तुम्हारा काम एआई कर लेगा। इस लेवल का वो एआई तैयार कर रहे हैं। वो कह रहा है रोबोट्स और एआई के बाद बहुत सारी जॉब्स ऐसी होंगी जो लोगों के लिए करनी ऑप्शनल होंगी, मतलब रखना जरूरी नहीं होगा, वो काम रोबोट्स और एआई भी कर सकते हैं। और जो स्पेस है, स्पेस वो ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम बन जाएगा कि स्पेस में आना जाना नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो आने वाले, अब मुझे नहीं पता उस टाइम तक, आने वाले 50 साल के बाद, 50 साल तक ऑब्वियस सी बात है हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, आप तो हो सकता है, बट कमिंग जनरेशन जो है, जैसे मान लो जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, वो किस लेवल का काम देखेंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते यार। आप अभी देख लो ना, पिछले 5 साल में कितना चेंज आ गया। आपने कभी सोचा था कि चैट जीपीटी आएगा, चैट जीपीटी से चीजें आसान भी हो जाएंगी, मुश्किल भी हो जाएंगी। आज बड़ी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए नहीं बाहर निकाल रहे कि उनको नीड नहीं है, इसलिए बाहर निकाल रहे हैं कि वहां पर एआई वो काम कर रहा है। अब जहां जहां पर वो एआई काम कर रहा है तो वो क्या करेंगे इनको लोगों को रख के? भाई एआई तो 24 घंटे काम कर सकता है, हम थोड़ा 24 घंटे काम कर सकते हैं, समझ रहे बात मेरी? आज बड़ी बड़ी कंपनी रोबोट्स के बेस पे सारा काम कर रही है। आज बड़े बड़े इवन आजकल तो बड़े बड़े ऑपरेशंस रोबोट्स कर रहे हैं सर। बाहर तो ड्राइवरलेस कार आ गई है, बताओ। इलोन मस्क ने ड्राइवरलेस गाड़ी निकाली है, ड्राइवर ही नहीं है, बताओ, ड्राइवर ही नहीं है। अभी वो इंडिया में इतनी नहीं चल सकती, बट बाहर तो आ गई है, टेक्नोलॉजी तो बन चुकी है। तो अलग ही लेवल पे काम जाने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। और एग्जाम भी इस तरह से होंगे, एग्जाम भी मैंने बोला कि एग्जाम भी ऑब्वियस बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले कई सालों के बाद एग्जाम भी एआई बेस्ड बना करेंगे और एआई बेस्ड चेक हुआ करेंगे। ना कोई एरर होगा, मतलब ह्यूमन एरर खत्म हो जाएंगे ना, ह्यूमन एरर खत्म हो जाएंगे। और आजकल एग्जाम तो वैसे भी एआई बेस्ड बन रहे हैं, वो तो इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट तो खुद ही मान रहा है कि हम भैया यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज करें यार। जब आप लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, जेमिनी यूज कर रहे हैं, इतने सारे एआई यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं यूज करें? हमें कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है यूज करने में? हाँ, सिलेबस में तुम्हारे से आएगा, जो तुम्हें सिलेबस दे रखा आएगा उसमें से, बट किस लेवल का पेपर आएगा वो हमारे ऊपर है अब। तो ये आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो अलग तरह की रहेगी, और वही कह रहे हैं कि कंपनी को है, कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज कर सकती है। obtaining government approval, company can take all necessary permission from state or central government or other authority required for implementing the resolution plan. Sale of asset to multiple applicant plus treatment of leftover asset. Some assets may be sold to different resolution applicant. The plan must also explain how remaining asset will be handled. ये आपको बताना पड़ेगा। फिर नई सिक्योरिटी, अच्छा ये पॉइंट तो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं ये पॉइंट तो दोबारा से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे आओ, अब रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू मर्जर, अमलगामेशन और डीमर्जर। अब इनके थ्रू आप रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हो? तो पहला है बेसिक आइडिया, एक कंपनी में बी मर्ज विद अनदर कंपनी, कंबाइन और स्प्लिट to improve its working and financial performance. In insolvency cases, these tools help revive the stressed company instead of sending into liquidation. कि insolvency में ये तरीके जो है हेल्प करते हैं कंपनी को रिवाइव करने में। हाउ डज दिस वर्क इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन? अब ये जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है, रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी, वही पूछ रहे हैं कि ये तरीके कैसे हेल्प करते हैं एक कंपनी के रेजोल्यूशन में। ड्यूरिंग सीआरपी, the resolution plan submitted by resolution applicant may purpose merging the corporate debtor with a resolution applicant company, merging the corporate debtor with a group company, or splitting certain units of the corporate debtor. अब कह रहे the aim is to use the asset efficiently and bring the company back to health. What happen in merger, amalgamation, demerger? अब इसमें क्या होगा? When two company merge or one split, the shareholder of the original company receive the shareholder of new or merge company. एक बात बताओ भी, टाटा कंपनी का डीमर्जर हुआ, तो टाटा कंपनी के डीमर्जर में अभी टाटा कंपनी का जो डीमर्जर हुआ, तो टाटा कंपनी के डीमर्जर में क्या टाटा कंपनी के दोनों, एक तो पैसेंजर और एक कमर्शियल, क्या दोनों कंपनी के शेयर्स मिले या नहीं मिले? बिल्कुल मिले। मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर थे, तो टाटा मोटर्स के शेयर मेरे पास थे, अब उन्होंने कंपनी ने क्या किया, डीमर्ज कर दिया। मेरे पास पैसेंजर मोटर व्हीकल के भी शेयर हैं, मेरे पास कमर्शियल मोटर व्हीकल के भी शेयर हैं।
तो मतलब किसी भी तरह से कंपनी को खत्म नहीं करना, तरीके ढूंढने हैं कि कंपनी का रिवाइवल हो सके। उसके बाद हाउ डज दिस हेल्प इन द इंसॉल्वेंट कंपनी आफ्टर द मर्जर और अमलगमेशन क्या होगा? हेल्दियर कंपनी फंड and cash flow can be used for the debtor company working capital and capital expenditure. The merged entity can use the stronger company brand value, goodwill, technology, expert manager, manpower, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब यूज कर सकती है। जब वो यूज करेगी तो कंपनी का रिवाइवल जल्दी होगा जी। वाई डी मर्जर में, अब डी मर्जर कैसे हेल्प करेगा? अब डी मर्जर वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करेगा। भाई टाटा ने 2 व्हीकल कंपनी अलग की, रीजन ताकि एक ब्रांड वैल्यू निकल के आए, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि पैसेंजर मोटर व्हीकल से कितना रिवेन्यू आ रहा है, कमर्शियल मोटर व्हीकल से कितना रिवेन्यू आ रहा है। फिर लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टमेंट हम किस कंपनी में कर रहे हैं। तो उसने बोला सम टाइम ए कॉर्पोरेट डेटर हैव one loss making unit and another profitable unit. Demerger separate them so the good unit can be revived and the bad unit can be dealt with separately. This improve operational efficiency. Additional restructuring may also be needed even after merger demerger. Some financial restructuring like reducing debt, changing loan terms, and operational restructuring like reducing cost may be required to fully revive the company. अब यहाँ पर एक केस लो दिया हुआ है जी, क्या कह रहे हैं? एनसीएलएटी क्लैरिफाई दैट ए रेजोल्यूशन प्लान कैन इंक्लूड मर्जर अमलगमेशन, के रेजोल्यूशन प्लान में मर्जर अमलगमेशन हो सकता है। आईबीसी हैज ओवरराइडिंग पावर, सो इफ एनी अदर लॉ रिस्ट्रिक्ट मर्जर अमलगमेशन आईबीसी प्रोविजन विल प्रिवेल। मतलब मर्जर और डीमर्जर इज फुली अलाउड एज ए पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं जी। फिर रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू एक्विजिशंस ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक और परचेज ऑफ शेयर। ये अब मान लो आपने मर्जर अमलगमेशन नहीं करना, आप किसी के शेयर्स परचेज करके उस पर कंट्रोल करके आप उस कंपनी की बातें मनवा सकते हो ना, तो ये भी एक तरह की रिस्ट्रक्चरिंग ही तो है। भाई मैंने कंपनी को एक्वायर नहीं किया, अमलगमेशन नहीं हुआ, बट उस कंपनी के मैंने शेयर ले लिए ताकि अब वो कंपनी जब भी डिसीजन लेगी वो मेरे से पूछ के ही लेगी। तो अल्टीमेटली अगर वो कंट्रोल, जैसे रिलायंस ने हेमलेस को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो रिलायंस का कंट्रोल हेमलेस पे है, उसकी मैनेजमेंट पे जो है वो रिलायंस का ही कंट्रोल है। देखो उसने क्या बोला, रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू एक्विजिशंस ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक प्लस परचेज ऑफ शेयर। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट न्यू बायर जो है टेक कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय एक्वायरिंग मेजोरिटी शेयर्स एंड रिप्लेसिंग द ओल्ड मैनेजमेंट। दिस कैन हैपन 2 वेज। पहला मेथड 1 कैंसल रिड्यूस ओल्ड शेयर ब्रिंग न्यू शेयर, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस में इन्फ्यूज फंड, मतलब वो क्या करेगा, द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यूजुअली फॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट बिकॉज द कंपनी इज इंसॉल्वेंसी, देन ही पुट मोर मनी इनटू द कंपनी ईदर इक्विटी और डेट और मिक्स बोथ सो दैट कंपनी कैन फंक्शन अगेन। बस ये पर ध्यान दो। अब फिर या वो मैनेजमेंट चेंज करेगा। मैनेजमेंट चेंज में क्या होगा, आफ्टर टेकिंग कंट्रोल the board of director is replaced, nominee director of the resolution applicant are appointed, he appoint a new CEO, CFO, other KMP, फिर वो अपॉइंट करेगा। अब यहाँ पे देखो वो एग्जाम्पल दे रखे है जी, एक एग्जाम्पल ये और एक एग्जाम्पल ये और एक एग्जाम्पल ये। भूषण स्टील वाला ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। भूषण स्टील में क्या हुआ था, भूषण स्टील जब बिकने को तैयार थी, इंसॉल्वेंसी में थी, तो टाटा ग्रुप ने क्या किया, एक्वायर इतना शेयर ऑफ भूषण स्टील, पेड ओनली 158 करोड़ फॉर दिस स्टेक, वेरी लो प्राइस, दिस इन्फ्यूज इतने करोड़ 1 मोर एज लोन कन्वर्टेबल डेट टू रीपे द क्रेडिटर, सो शेयर्स ओनरशिप एडिशनल फंड रिवाइवल ऑफ द बिजनेस। बस ये पर ध्यान दो। अब अगला वो कह रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग कैसे, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, ये भी हम पहले कर चुके हैं। ये पॉइंट तो हमने सीआर के अंदर भी डिस्कस किया था कि डेट को आप इक्विटी में कन्वर्ट करके भी रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, जो अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। और इवन आजकल बहुत सारी कंपनी है कि जहां पे तुम लोन नहीं दे पा रहे, तो ठीक है लोन मत दो, फिर मुझे अपनी कंपनी के इक्विटी दे दो, मैं ये मान लूंगा कि भैया मेरा लोन चुका दिया तुमने। तो इस तरह से भी तुम रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। देखो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द कंपनी टू रीपे द डेट, द क्रेडिटर्स एग्री टू कन्वर्ट सम और ऑल देयर डेट इनटू शेयर्स और बॉन्ड ऑफ द कंपनी। दिस रिड्यूस द इमीडिएट बर्डन ऑन द कंपनी। व्हाट कैन डेट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, तुम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। Why is this done? क्यों करना? Because the corporate debtor has defaulted
एंड कैन नॉट रीपे द लोन, वो लोन रीपे नहीं कर सकता, सो दैट क्रेडिटर से इंस्टेड ऑफ माई लोन गिव मी शेयर्स और बॉन्ड, एटलीस्ट आई गेट समथिंग एंड द कंपनी सर्वाइव। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, लोन कम हो जाएगा, फिर ओनली ए सस्टेनेबल पोर्शन ऑफ डेट रिमेन, थोड़ा सा लोन बचेगा, द अनसस्टेनेबल पार्टीज ईदर कन्वर्ट इनटू शेयर या वेव ऑफ हो जाएगा, मतलब या तो वो कन्वर्ट कर लेंगे या उसको माफ कर देंगे। ये एग्जांपल उसके दिए हुए हैं जी, एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। अब अगला पॉइंट फिर यहां पे आ रहा है इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग। अब इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब पता क्या होता है, बायबैक हो गया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, मतलब मोटा मोटे इंटरनल का मतलब है कि जहां पे आप मर्जर डीमर्जर की बात नहीं कर रहे, अपने कंपनी के अंदर ही कोई चेंजेस कर रहे हैं। When a company becomes insolvent and goes CRP, it need a resolution plan. The plan must be approved by COC and CLT. To revive the company, the resolution plan may use external restructuring. ये हो गया internal restructuring. वो देखो improving working and finance inside the company. Why internal restructuring is needed? क्यों जरूरी है? पहला, because every company has different problem. So the resolution applicant must study. क्या study करेगा? Business के टाइप क्या है, बिजनेस का साइज कितने हैं, मार्केट कंडीशन, इंडस्ट्री सिचुएशन, वेंडर एंड कस्टमर रिलेशन, फाइनेंशियल क्रेडिटर, इंटरनल रूल्स, एप्लीकेबल रूल्स, ये सब के सब यहां पे उसको देखने पड़ेंगे। इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग दो तरह की होती है, ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। अब ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के ऑपरेशन है उसमें चेंजेस करना वगैरह। ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है दिस मींस इंप्रूविंग द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी सो दैट it become efficient and profitable. Objective increase business, reduce cost, improve profitability. Why operational restructuring में include, सॉरी operational restructuring में क्या include होता है, क्रिएटिंग न्यू डिपार्टमेंट, आपने नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया भाई, मान लो मेरे को, हमें अपने कोचिंग सेंटर में एक नया डिपार्टमेंट बनाना है, मान लो सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हो गया। फिर रिमूविंग और डाउन साइजिंग डिपार्टमेंट्स, आपने कम कर दिए, डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा थे, लोगों को परेशानी हो रही थी। फोकसिंग ऑन कोर प्रोडक्ट, जो अनकोर प्रोडक्ट हैं उसको आपने हटा दिया यहाँ से जी, उसको आपने हटा दिया यहाँ से। फिर मेकिंग द कंपनी लीन एंड एफिशिएंट जी, आपने एक्स्ट्रा स्टाफ, वो जैसे कहते हैं ले ऑफ कर दिया, बाहर निकाल दिया स्टाफ को। फिर ले ऑफ और स्किल अपग्रेडेशन। फिर कोलैबोरेशन विद एक्सपर्ट, आपने थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया ताकि दोनों मिलकर एक अच्छे लेवल पे काम करें जी। ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग इन द रेजोल्यूशन प्लान, अब इसका इफेक्ट रेजोल्यूशन प्लान में कैसे आएगा, द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली शो क्या, व्हाट ऑपरेशनल चेंजेस दे विल मेक, हाउ दिस चेंजेस विल रिवाइव द कंपनी, हाउ द बिजनेस विल रन इन द फ्यूचर। ये सारी बातें रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बतानी पड़ेंगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर दो रेगुलेशन है। रेगुलेशन 37 अलाउ करती है क्या, आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हो, जो वो कंपनी सर्विस दे रही है उसका, उस सर्विस को चेंज कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, ठीक है, और कोई भी ऑपरेशनल चेंजेस जो कंपनी को रिवाइवल के लिए जरूरी है वो भी कर सकते हो। फिर बिजनेस प्लान रिक्वायरमेंट जी, अब बिजनेस प्लान रिक्वायरमेंट कहता है रेजोल्यूशन प्लान मस्ट शो, जो रेजोल्यूशन प्लान आप दे रहे हो उसमें शो करना है आपने क्या, इफ एड्रेस द कॉज ऑफ डिफॉल्ट, व्हाई द कंपनी फेल्ड अर्लियर, और क्या आपने इसके लिए स्टेप्स लिए। इट इज फिजिबल एंड वाइबल, ये जो प्लान है फिजिबल और वाइबल क्यों है। इट हैज इंप्लीमेंटेशन प्लान, मतलब आप बताओ इस प्लान को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे जो आप हमें दे रहे हैं। इट मेंशन रिक्वायर अप्रूवल एंड टाइमलाइंस, कौन कौन से अप्रूवल चाहिए और कब कब तक अप्रूवल ले लोगे इन सबकी। द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज टू कैपेबिलिटी टू इंप्लीमेंट द प्लान, आपके पास कैपेबिलिटी है इस प्लान को इंप्लीमेंट करने की, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब एसेंस ऑफ दिस प्रोविजन, वही कंपनी अच्छा काम करेगी फ्यूचर में, अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी कंपनी अपने कोर पार्ट पे काम करेगी तो वैसे बात है कंपनी फिर अच्छा काम करेगी। वो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, अब फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, एक कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेनली कंसिस्ट ऑफ इक्विटी और डेट। व्हाई फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इज नीडेड, भाई क्यों नीडेड है, भाई पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे डेट और इट्स मेकिंग लॉस, इट मस्ट रिड्यूस डेट और हाई इंटरेस्ट को सो दैट द फाइनेंशियल बर्डन बिकम लाइटर। External competition, when competitor grows stronger, a company may need more fund to survive or to match them.
regain market share. If the company is losing customer, it must reorganize finance to invest again in the operation. फिर न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, आजकल मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसके लिए उसमें हमें एंटर करना है, उसके लिए फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए. फिर अगर कोर कंपिटेंस में जाना है तो उसके लिए मुझे फंड रेज करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मुझे उसी में ही नाम बनाना है तो उसके लिए मुझे फाइनेंस चाहिए होगा, और यहां पर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की नीड होगी. Financial distress. Many times restructuring is not a choice but compulsion because company cannot pay debt, loan are becoming NPA, bank and creditor insist on a restructuring plan कि आपको restructuring करनी पड़ेगी क्योंकि हमने तुम्हारा पैसा लेना है. अब व्हाट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग डस, क्या करती है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग? फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को हेल्दियर, लाइटर और मोर स्टेबल करती है. ये करती है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग. अब ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग और इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग अभी ये मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम सीआर के अंदर आप जाके पढ़ना, ये पूरा का पूरा टॉपिक हम वहां पर अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं. वही कन्वर्जन डेट, फिर वही सेम बात यहाँ पे निकल के आ रही है. ये सेम वही बात है जो हम सीआर के अंदर भी और इवन पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, याद है? देखो, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन को सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट करना, लॉन्ग टर्म बोरे को शॉर्ट टर्म बोरिंग में कन्वर्ट करना, ये वही सारे वही पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जी. और फिर यहाँ पर इन्होंने भूषण स्टील का एग्जाम्पल दे रखा है जो भी हमने ऊपर पढ़ा था जी, ये उसका एग्जाम्पल ही चल रहा है. ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, ये दोबारा से यहाँ पे आ रहा है जी. ये सब देखो, ये सारा सारा पॉइंट दोबारा से ना, मेरे को लग रहा है दोबारा से यहाँ पे कॉपी हो गया. अब एक बार यहाँ पे आ जाओ. अब सेल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न. अब अगर मान लो आप कॉर्पोरेट डेटर को बेचना चाह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे गोइंग कंसर्न के अंदर बेचोगे ना, कि वो सामने वाली कंपनी जो इसको ले रही है कंपनी बंद ना कर दे. When a company goes into liquidation, normally its assets are sold piece by piece, but Regulation 32A allows something better. Sell the entire company as a going concern. This means the buyer purchase the whole business, asset, employee, license, goodwill as it is running. This give higher value compared to selling separate asset. Obvious सी बात है. अब going concern sale क्या है? Going concern sale का मतलब है कि बिजनेस चलते हुए बिक जाए. मतलब ये चलता हुआ बिजनेस कितने का लोगे, ये हमारी ट्राई है. बिजनेस बंद करके तो अलग अलग एसेट तो बिक जाएंगी, चलता हुआ बिजनेस कितने का लोगे ये हमें यहां पे देखना है. देखो जी, तो ट्राई गोइंग कंसर्न सेल फर्स्ट. पहले आप गोइंग कंसर्न की ट्राई करो, फिर आप एसेट्स और लाइबिलिटी विच विल बी सोल्ड. There are two possibilities. COC has already identified the group of asset liability, then those will be sold as going concern. COC has not identified them. अगर नहीं आइडेंटिफाई की, देन लिक्विडेटर डिसाइड विच एसेट लाइबिलिटी शुड बी सोल्ड टुगेदर. ही विल कंसल्ट द स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी, और टाइम लिमिट जो है वो 90 दिन के अंदर है. 90 दिन के अंदर आपको बेचनी है. और अगर 90 दिन के अंदर नहीं बेचोगे तो फिर वो इंडिविजुअली एसेट बेची जाएंगी. फिर गोइंग कंसर्न वाला मुद्दा नहीं है, फिर इंडिविजुअल एसेट बेच के हम यहाँ पे रिकवरी करेंगे. ठीक है जी. देखो यहाँ पे वही सिंगल, फिर स्लम सेल. स्लम सेल याद है वो सेक्शन 50B जिसके अंदर पूरी की पूरी अंडरटेकिंग हम बेच देते हैं जी. फिर आप ग्रुप ऑफ एसेट करके बेच रहे हो, ठीक है, या आप एसेट को ब्रेक करके बेच रहे हो, उनके ब्लॉक्स बना के बेच रहे हो, मतलब सेम कैटेगरी के ब्लॉक्स बना दिए, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें सेट को बेच सकते हो जी. सेल द एंटायर कंपनी, ये हमने डिस्कस कर लिया. सेल वन और मोर बिजनेस ऑफ द कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न, आप इस तरह से बेच सकते हो जी. अब यहाँ पे हैं ये कुछ केस लॉज हैं. अब एक बार यहाँ पे केस लॉ देखो जी. केस लॉ क्या है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन जाए. अब यहाँ पे चेक करो वो क्या कह रहा है जी. कह रहा है एनसीएलटी ने कहा इफ लिक्विडेटर सेल ए कंपनी एज गोइंग कंसर्न देयर इज नो मैंडेटरी नीड फॉर एनसीएलटी अप्रूवल, कि इसमें एनसीएलटी अप्रूवल की नीड नहीं है. बट आईबीसी प्लस रेगुलेशन इज साइलेंट अबाउट व्हाट रिलीफ कंसेशंस द बायर गेट. So practically buyer shall need NCLT approval for additional protection जी. Why? Because buying the company without relief from old problem become useless. So NCLT approval become necessary to give relief, not for sale of itself. मतलब सिंपल सी बात है, NCLT की अप्रूवल चाहिए इसलिए नहीं कि हम एसेट बेच रहे हैं, सेल के लिए नहीं, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कि हाँ भाई NCLT की नजरों के सामने से किया है. तो यहाँ पर NCLT अप्रूवल चाहिए. फिर एक जजमेंट है विशिष्ट सर्विस लिमिटेड वर्सेस एसवी रमानी.
NCLT clarify that going concern sale really means going concern sale is equal to sale of both assets and liability together. ये बात ध्यान रखना, ये केस स्टडी आपके एग्जाम के अंदर बन सकती है कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या सिर्फ एसेट बेस्ड है, नहीं, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों एक साथ निकालना, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, इन दिस केस एनसीएलटी प्रोटेक्टेड द बायर बाय होल्डिंग द सक्सेसफुल बायर ऑफ ए गोइंग कंसर्न कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पास्ट लाइबिलिटीज। पास्ट लाइबिलिटी में ये सारी लाइबिलिटीज आएंगी, मीनिंग वट एवर हैपन बिफोर द सेल बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरे को कंपनी खरीदने से पहले अगर कोई डिफॉल्ट है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों रहूंगा। दिस प्रोटेक्ट बायर फ्रॉम गेटिंग ट्रैप इन ओल्ड प्रॉब्लम। ये तो आई थिंक हमने सेक्शन 32A के अंदर भी किया था जी, याद करो 32A हमारा इसी तरह की बात बोलता था जी। उसके बाद एक बारी इशू क्या था, रेगुलेशन 33 ऑफ लिक्विडेशन, रेगुलेशन अलाउ द लिक्विडेटर टू सेल पेरिशेबल एसेट्स और एसेट लूजिंग वैल्यू फास्ट। डस क्वेश्चन है लिक्विडेटर नीड एनसीएलटी अप्रूवल, ना, इसके अंदर एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं चाहिए। जो पेरिशेबल एसेट्स हैं जल्दी खराब हो जाएंगी तो एनसीएलटी की एसेट अप्रूवल की अगर वेट करेंगे तो एसेट खराब हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जी, नो अप्रूवल नीडेड इफ द लिक्विडेटर फाइंड दैट एन एसेट इज पेरिशेबल or will lose value significantly if not sold quickly, then liquidator can directly sell such asset without going into NCLT। आप उसको डायरेक्टली बेच सकते हो। आगे देखो जी, नेक्स्ट जजमेंट यहाँ पे है, पेटिशनर वांटेड स्विस चैलेंज मेथड टू बी यूज इन लिक्विडेशन सेल। हो सकता है, याद है स्विस चैलेंज मेथड तो उसके अंदर भी होता था, इंसॉल्वेंसी के अंदर भी। एक तरह से बोली जैसे आईपीएल के अंदर लगती है, जो जीतेगा वो कंपनी को खरीद लेगा जी। तो यहाँ पर उसने को यहाँ पे बोला, हाई कोर्ट कहता है हाई कोर्ट डिड नॉट डिसाइड टू इशू इटसेल्फ, इंस्टेड इट सेड दिस इज ए मैटर फॉर रेगुलेटर आईबीआई टू डिसाइड, सो द पेटिशन इज ट्रीटेड एज ए रिप्रेजेंटेशन टू आईबीआई। आईबीआई शुड एग्जामिन वेदर स्विस चैलेंज मेथड कैन बी इंक्लूडेड अलाउड अंडर लिक्विडेशन रेगुलेशन। हाई कोर्ट ने कहा मुझे तो लगता है, बट ये मैटर मेरा नहीं है, मैटर आईबीआई का है, तो आईबीआई डिसाइड कर ले कि हमें स्विस चैलेंज मेथड यहां पे चाहिए नहीं चाहिए जी। आगे री, व्हाट हैपन, सीओसी रिजेक्टेड ऑल रेजोल्यूशन प्लान, लिक्विडेशन वाज ऑर्डर, प्रमोटर सेड गिव अस ए चांस टू सेटल ड्यूज, एनसीएलटी सेड टू लेट, व्हेन कैन सेटलमेंट हैपन, एनसीएलटी क्लैरिफाई दैट सेटलमेंट इज पॉसिबल ओनली एट 3 स्टेज, बिफोर एडमिशन सीआरपी, बिफोर सीओसी फॉर्म या अंडर सेक्शन 12A जो विड्रॉल वाला है। In this case, all these states were already over, so promoter cannot ask to settlement now. Even in liquidation, revival must be explored. NCLT referred to Supreme Court judgment. Liquidation is the last option. Even in liquidation, business can be sold as a going concern. So NCLT directed the liquidator continue running the business, try to revive it, explore sale as a going concern, allow compromise arrangement under 230 कंपनीज एक्ट। मतलब कोशिश करो एक कंपनी चलती रहे, कंपनी बंद ना हो जी। और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है जी, जो हमने 230 के अंदर पढ़ा हुआ है सीआर के अंदर। और कौन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन डाल सकता है, कोई भी डाल सकता है जी। अब यहां पे लास्ट जजमेंट है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इतनी वोटिंग विद सीओसी सबमिट रेजोल्यूशन प्लान वेयर नो अपफ्रंट कैश वाज बीइंग इन्वेस्टेड, applicant wanted control of the company and wanted to sell the company after 2 years. Many exemptions and unclear conditions were asked. The plan mostly depend on future income of the company. What did NCLT say? Plan is not acceptable. Why? No protection of all stakeholder, too many uncertainty, no money brought in. A resolution plan must involve real fund, zero upfront money was invested, conflict of interest. NCLT conclusion, resolution plan is uncertain, speculative, not fair to all stakeholder, not bring रियल मनी, सीकिंग टू मैनी कंसेशन। तो प्लान हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। हाँ, अगर सीओसी ने अप्रूव कर दिया और लीगल तरीके से अप्रूव किया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो सीओसी की कमर्शियल विजडम है। बट अगर इलीगल तरीका है, ये प्लान जो पास किया सीओसी ने वो लीगल तरीका नहीं है, इस प्लान में लीगैलिटी नहीं है, इलीगल तरीका है, उस केस के अंदर फिर एनसीएलटी बीच में इंटरफेरेंस कर सकता है। तो ये पॉइंट्स आपके यहां पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी वाला पॉइंट था जी। अब यहाँ पे एक बार आ जाओ इसके ऊपर,
फास्टैग सीआरपी, अब ये फास्टैग सीआरपी तो मतलब छोटी कंपनीज पे लगता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं या स्मॉल कंपनी होती हैं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन वैसे चेंज हुई है 1 दिसंबर को ही। 10 और 100, आई थिंक 100 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट वहाँ पे आ गई है स्मॉल कंपनी की, बट हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो अगले जून के लिए एप्लीकेबल है। देखो स्मॉल कंपनी, अब फास्टैग सीआरपी का मतलब है जहाँ पे काम जल्दी से चलेगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में टाइम लगता है, तो छोटी छोटी कंपनियों ने बोला यार हमारे ऊपर टाइम तो मत लगाओ ना। हमारे ऊपर टाइम लगाने का मतलब क्या है, हमें तो जल्दी फ्री करो, हमारी इंश्योरेंस जल्दी रिजोल्व करो। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार्टअप्स के लिए और स्मॉल कंपनी के लिए फास्टैग सीआरपी वाला कॉन्सेप्ट निकाला। वहां पर आपके डेज होते हैं आई थिंक 180 डेज प्लस 90 डेज, टोटल 330, यहाँ पे 90 डेज होते हैं टोटल, और 45 दिन का एक्सटेंशन मिलता है टोटल। वहां पे 90 का मिलता है, 45 का मिलता है, ठीक है। और बाकी रेगुलेशन सेम है, यहाँ पर भी आईआरपी, आरपी, क्लेम कलेक्ट करना, वेरीफाई करना, फिर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, रिजोल्यूशन सब कुछ होता है, बट वो करना जो है वो हमें 90 दिन के अंदर करना है। देखो यहाँ पे जी, तो इसमें क्या होता है जी, स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप्स, और एक अनलिस्टेड कंपनी विद टोटल एसेट्स एज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़। तो इन तीनों में से कोई भी फास्टैग सीआरपी के अंदर जा सकता है। अब स्मॉल कंपनी, पहली बात तो यहाँ पे स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स में कौन कौन आएगा, वही इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑब्वियस बात है पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, और ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और 10 साल अभी क्रॉस नहीं होने चाहिए उसको, टर्नओवर जो उसकी है 100 करोड़ से ऊपर ना हो, और वर्किंग कर रही हो इनोवेशन वाले एरिया में जी, तो वो स्टार्टअप्स वाली कैटेगरी में आएंगी। और स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लोज नंबर 85 के अंदर वही पढ़ना जो पहले की है। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे स्मॉल कंपनी 40 आई थिंक टर्नओवर यहाँ पे निकल के आती है शायद। एक बार कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लोज नंबर 85 में लेटेस्ट वाली देखना, अभी जो 1 दिसंबर को चेंज हुई है उसमें 10 और 100 की लिमिट है, वो एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखो टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन, अब टाइम पीरियड जो है यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट करना है 90 दिन के अंदर, नहीं होता तो फिर यहाँ पर जब वहां पे कितनी वोटिंग चाहिए एक्सटेंशन के लिए, आई थिंक वहां पे अगर आप याद कर रहा हो वहां पे 90% वोटिंग चाहिए, यहाँ पे चाहिए 75% एक्सटेंशन के लिए। तो आपका एक्सटेंशन मिलेगा, आपका एक्सटेंशन मिल जाएगा यहाँ पर 45 डेज का जी, ठीक है जी, 45 डेज का मिलेगा, और एक ही बार मिलेगा जी, एक बार से ऊपर एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। देखो वही बात यहाँ पे लिखी है कि 90 दिन के अंदर खत्म करना है, अगर 75 अप्रूवल है तो आप 45 डेज के एक्सटेंशन ले सकते हो, एक्सटेंशन जो है वो एक ही बार मिलेगा जी। ये मोटा मोटा फास्टैग सीआरपी है। उसके बाद तो फिर आपके देखो रेगुलेशन स्टार्ट है, ये सारी यहाँ से रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे जी। वही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट जो हमने किया था सेम वही, फिर वो सेक्शन नंबर 43 से लेकर 52 तक 51 तक ट्रांजैक्शंस, पब्लिक अनाउंसमेंट करना, ठीक है। फिर वही वाली सारी ऑपरेशनल क्रेडिटर क्लेम जमा कराएंगे, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर क्लेम जमा कराएंगे, वही सारी रेगुलेशन है जो हमने सीआरपी के अंदर पढ़ी है जी। तो ये मोटा मोटी हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है जी। तो ये आपने एक बार पढ़ना है। अब जाके हमारी आईबीसी की रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने अपना बेस्ट दिया जी, बाकी आपके लिए हर बच्चे के लिए मैं परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी मीट नहीं कर सकता कोई भी टीचर, एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो लिमिटलेस होती हैं। बट मैंने पूरी कोशिश की है, मतलब फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल के लिए मैंने आईबीसी पूरा रिवाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। लास्ट टाइम में सिर्फ मैंने 12 घंटे की आई थिंक एक ही मैराथन ली थी मैंने, और इस बार टोटल मान के चलो 12-12 घंटे की 4 मैराथन से भी ऊपर हो चुकी हैं अगर आप आवर्स काउंट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको मैराथन चाहिए आप इन्हीं को एक कंबाइन करके मैराथन भी मान सकते हो जी, ठीक है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये रिवीजन क्लासेस देखी हैं, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, पेरेंट्स को नाम रोशन करो, और जल्दी जल्दी सीएस की डिग्री अचीव करो, क्योंकि आपके नाम के आगे सीएस जिस दिन लग जाएगा उस दिन आपको बहुत मजा आएगा, आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील करेगी, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।